उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से बहुत सारे लड़के लड़कियां स्टूडेंट विद्यार्थी बच्चे लखनऊ और लखनऊ के आसपास के शहरों में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। जब किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे का नंबर बीटेक एमटेक या किसी अन्य विद्यालय में विश्वविद्यालय में आ जाता है तो उसका बाप पूरे गांव में मिठाई बांट करके तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि मेरा बेटा लखनऊ में बीटेक करने के लिए गया है, मेरी बेटी लखनऊ में बीटेक करने के लिए गई है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। जैसा कि मैंने बताया आपको, तो उस समय खुशी का माहौल होता है। और सोचिए कि जब बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ कर के लखनऊ जैसे महानगर में पहुंचता है और अपने से ज़्यादा सुंदर, अपने से ज़्यादा इंग्लिश में बात करने वाले बच्चों को देखता है और उनके बीच पहुँचता है तो वो कैसा महसूस करता हुआ। एक विषय तो ये है, और दूसरा विषय ये है कि जब वो बच्चा अपने बर्तन लेकर के, किताब लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमता है कि मुझे आपके यहाँ एक रूम किराए पर चाहिए, मैं विद्यार्थी हूँ, और अगर उससे पूछा जाए कि तुम किस बिरादरी के हो और उससे कहा जाए, वो बच्चा कहे कि मैं चमार कम्युनिटी से, चमार जाति का हूँ, और उसको फिर कमरा ना मिले और मिले भी तो फिर महंगे रेटों पर मिले, और मिलने के बाद भी फिर बहुत सारी बंदिशें लगा दी जाएँ, तो ऐसे में वो बच्चा पढ़ पाएगा क्या या नहीं पढ़ पाएगा, या उसका मनोबल डाउन होगा या नहीं होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं एक ऐसी शख्सियत से आज आपको मिलवाना चाहता हूँ, रूबरू कराना चाहता हूँ, जिसने ये बीड़ा उठाया कि लखनऊ में अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, अगर उसको मकान नहीं मिलेगा तो मेरे मकान में रह करके पढ़ेगा। जिन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चों को अपने घरों में रख करके बीटेक एमटेक करवा दिया और बहुत सारी डिग्रियाँ करवा दी शुल्क रख करके अपने घर में, और जब वो बच्चे की नौकरी लग जाती है तो फिर उनसे कहा कि अपने गांव से अपने बीवी बच्चों को ले आइए, अब आपकी नौकरी लगी है, मैं लखनऊ में आपको प्लाट दूंगा बहुत सस्ते दाम पर। ऐसी महान शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, जिनका नाम है प्रोफेसर RB सिंह बौद्ध। बौद्ध साहब, कैसे आपके मन मस्तिष्क में ये ख्याल आया इतना नेक काम करने का कि जो जिन बच्चों को घर नहीं मिलते हैं, हमने देखा कि आपने किस प्रकार से अपनी पूरी मंजिल बच्चों को दे रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए, उनका खाना भी है, पीना भी है। कैसे मन मस्तिष्क में विचार आया? ये एक्चुअली क्या है कि देखिए, हम लोग सफ़रर रहे हैं। मैं चमार बिरादरी से आता हूँ और रहने वाला देवरिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो वहाँ पूर्वांचल में कास्टिज़म अभी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट का बच्चा ख़ास तौर से चमार बिरादरी का जो आता हो तो 3 बिंदुओं पे संघर्ष करता है। एक तो गरीबी से संघर्ष करता है, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में पता चला कि एक जमींदार साहब के पास 500 बीघा खेत है तो 4 गांव के आदमी को कुछ है ये नहीं है। तो वो गरीबी से लड़ता है और फिर पढ़ाई से लड़ता है, उसके बाद कास्टिज्म से लड़ता है। तो 3 तरह से जब लड़ के आता है तो आधे से ज़्यादा बच्चे लड़ाई में हार जाते हैं। जब 3 जगह लड़ेगा कोई बच्चा बिना संसाधन के, और हम लोग सफ़र रहे हैं। मैंने बीटेक MNIT इलाहाबाद से किया, फिर एमटेक किया, फिर प्रोफेसर रहे, मान्यवर साहब के कैडर में बहुत रहे, और मैं सोचा कि नौकरी नहीं करूँगा, फ्री रहूँगा तभी समाज के लिए कुछ काम कर पाऊँगा। और उन बच्चों को मैंने टारगेट बनाया। उसमें बहुजन समाज पार्टी के रूट लेवल के जो कार्यकर्ता है उसमें वो लोग बहुत मदद किए, क्योंकि वो हर गांव तक फैला हुआ नेटवर्क है। वहाँ से बच्चे ला करके, और वो बच्चे किस तरह से सफ़र करते हैं, जैसे बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के आया और बीटेक करेगा, जब MBA करेगा, BSc नर्सिंग, तमाम तरह के कोर्स प्रोफेशनल हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या भाषा की होती है कि वो यहाँ आता है तो शुरू से जो है मतलब इतनी भाषा की समस्या होती है कि आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ देते हैं भाषा की समस्या की वजह से। फिर देखा कि शहरों में इतनी ज़्यादा कास्टिज्म है माइक्रो लेवल पे, क्योंकि उस बिरादरी के किराए के मकान तो है नहीं। तो वो क्या करता है कि जगह जगह घूमता है। तो लोग हिंदू की बात ज़रूर करते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना ढिकाना बात करेंगे, ये सारी राजनीतिक बातें हैं। वहाँ उसकी जात पूछी जाती है, और शेड्यूल कास्ट में जब चमार शब्द आदमी सुनता है तो बिल्कुल उसका जो है चेहरा बदल जाता है। फिर वो तरह तरह की बातें करने लगता है। आपने देखा होगा जौनपुर की घटना, जो प्रदीप थे मास्टर साहब, प्रधानाध्यापक, केवल पानी पी लिए थे, किस तरह की बातें हुई, तो आप उस आकलन लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो वो चाहते हैं लोग कि ये शहर में घुसने न पाएँ, क्योंकि विकास के जितने रास्ते हैं, एजुकेशन के जितने रास्ते हैं, वो हजारों साल से बंद किए गए। तमाम किताबों में लिख के, शास्त्रों में, वेदों में लिख के एक सिस्टम बनाया गया जाति जनेऊ का। फिर जो है
इनको तरह तरह के रोका जाएगा, शिक्षित हो जाएंगे तभी तो जाके वो तर्क करने लगेंगे, अधिकार मांगने लगेंगे। उसी का एक पार्ट है कि इनको शहरे में घुसने नहीं देना है, कमरे नहीं देना है, तो करेंगे क्या करेंगे। ना जब रहने के लिए जगह नहीं होगी तो फिर ना पढ़ेंगे और ना फिर वापस चले जाएंगे, जब नहीं पढ़ेंगे तो फिर तर्क नहीं करेंगे। जी जी। तो अब उसमें क्या है कि मैंने ये सोचा कि तो वो बच्चा क्या करता है कि उसमें से 60-70% बच्चे सोचते हैं यार पढ़ाई तो करना ही है। अब उसमें वो जात छिपा के रहने लगते हैं, कोई श्रीवास्तव बन जाए, कोई कुछ बन जाए। अब वो 5-7 साल तक जब पढ़ाई कर लेता है, फिर वो उसकी इंटरमिक्सिंग सवर्णों में हो जाती है, और होते ही वो बुद्ध अम्बेडकर की विचारधारा से कटेगा तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। ये आप क्लियर समझ लीजिए। मतलब अगर सवर्ण बाबा साहब और बुद्ध को 5 गाली दे रहा तो उसे 5 देनी पड़ेंगी। देना पड़ेगा तभी वो आपको बैठाएगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, वो जानता तो है कि ये किस जाति का है, ये जान जाता है, वो भी बहुत खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। वो जान जाते हैं कि ये किस जाति का है, लेकिन चूंकि उनकी ही विचारधारा को जब वो मजबूत करने लगता है तो इनको खुशी हो जाती है कि चलो ठीक है, आदमी दूसरे का है लेकिन विचारधारा हमारी मजबूत कर रहा है। उस केस में क्या होता है, जब वो सिलेक्शन होता है तब वो सोचता है कि अब इसी तरह से चलना है, तो इसी में मजा आने लगा है। लेकिन जब वो मतलब वो सिलेक्शन होने के बाद भी अपने घर परिवार अपनी जाति में वापस नहीं जाता, फिर वहीं से आनंद आने लगता है। फिर वो सोचता है इसे चलने दो। और वो बुद्ध अम्बेडकर की विचारधारा से कटते कटते जब उसके बच्चे होते हैं तो लड़के तो जो काबिल होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर हो जाए, चाहे डीएम हो जाए, एसपी हो जाए, तब वो लोग ले लेते हैं, लड़कियों को नहीं लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब वो उसके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाते हैं तो लड़के जब एसडीएम, आईएएस, पीसीएस बन जाते हैं तो उनको तो लड़कियां सवर्ण समझ देता है। हाँ, लेकिन लड़कियों को लड़का नहीं मिलता है, क्योंकि वो लेगा ही नहीं, क्योंकि जाति का चमार की लौंडिया कौन लेगा। इतना आपका काबिल होगी वो लेगा ही नहीं, वहाँ वो फंसता है। तो ये बहुत माइक्रो लेवल पे मैंने अध्ययन करके सोचा कि यदि इनको शहरों में बसाया जाए और ये 100, जैसे मान लीजिए उस जाति के एक मकान हो गए तो वो 100 लोगों को किराए पे देने लगेगा तो भाई 200 की संख्या हो जाएगी। फिर वो क्या होगा कि उसका फायदा ही होगा कि वो सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में अगली जनरेशन को पढ़ाएगा। तो जब वो इंग्लिश के लिए सफ़र किया है उससे वो सफ़र नहीं करेगा। एक सफ़र तो उसका वो कम हो गया इंग्लिश वाला, दूसरा सफ़र उसका वो कम हो गया मकान वाला। अब उसकी ज़िंदगी जो स्मूथ हो गई। जी। अब ये 50% समस्या तो सॉल्व हो गई। नहीं तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऑल इंडिया का जितना कंपटीशन का सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड है और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से होता है, और ये पढ़वाते हैं यूपी बोर्ड में। जानबूझ के ऐसा सिलेबस ही किया जाता है कि ये पिछड़ा दलित गांव में रहता है, यही पढ़ेगा, वो सिलेबस में ही नहीं आएगा तो करोगे क्या। तुम चाहे 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लो, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तो आपको फिर से जब पलट के पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जेई मेंस का जितना सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, पीसीएस आईएएस के बच्चे जो तैयारी के लिए आते हैं वो 6वें से 12वें तक फिर एनसीईआरटी किताबें खरीदते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। तो 6 साल की किताब का मेहनत बेकार हो गया कि नहीं हो गया। या शुरू से वो पढ़ लेता तो वो 6 साल उसके बच जाते। फिर वो क्या करता है कि उसी में सरकार ये चाहती है कि ये नौकरी के बारे में ही केवल जानते हैं। तो नौकरियां, चूंकि देखिए ये विचारधारा 2 ही है देश के अंदर, एक समता समानता वाली है, एक विषमता वाली है। जबकि समता समानता वाली विचारधारा लागू होने से विषमता वाले को भी लाभ मिलता है जबरदस्त। लेकिन उसको समता पे लाभ मिलता है ना, जाति के आधार पर जो उसको माँ के पेट से जो पंडित जी कहना, पंडित जी पालक, वो तो खत्म हो जाता है ना। तो उसको तो वो बनाए रखना है। हाँ, उसको वो बनाए रखना है। और देखिए आप कभी भी किसी दूसरे कंट्री में चले जाइए, आप विश्व गुरु की बात करते हैं, किस फील्ड में विश्व गुरु हो रहे हैं? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि हर कंट्री किसी न किसी इंजीनियरिंग में, जैसे जापान भी ऑटोमोबाइल में नंबर 1 है। चाइना देखिए कि 1 वाट का 2 वाट का बल्ब बना दे रहा है जो विश्व में कोई बना ही नहीं पा रहा है। तो विश्व गुरु हुआ ना एक विशेष पार्ट में, विशेष उपलब्धि उसको हासिल है, तो उस क्षेत्र में विश्व गुरु हो गया। हाँ। और आप साइंस टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस ना दे करके और आप सारी चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक विचारधारा है जिसमें बुद्ध, अंबेडकर, पेरियार, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जितने भी ये बहुजन नायक रहे हैं, मतलब साइंटिफिक सोच के लोग, साइंटिफिक सोच के रहे हैं, इनसे काटने के लिए सरकार अरबों रुपया फूंक रही है ताकि इनकी कांवड़ यात्रा में जाओ, कुंभ में स्नान करो, तमाम धार्मिक प्रयोजनों में इनको इतना प्रेफरेंस दो। क्योंकि अभी पेट की परीक्षा हुई थी पिछले साल, जिसमें करीब 28 लाख बच्चे आए थे, कोई सुविधा नहीं थी। जवान लड़कियां जो है सड़कों पे, मतलब ये स्थिति थी कि बैठने लेटने
बाथरूम टॉयलेट की समस्या थी, बसों की समस्या थी। लेकिन वहीं देखिए आप, कोई धार्मिक आयोजन होता है तो फूल बरसाए जाते हैं, जगह जगह खाना पीना, बढ़िया व्यवस्था, प्रशासनिक मशीनरी लगा दी जाती है कि इनका पैर में दर्द होता है तो पैर भी दबा दो। हाँ, मतलब अगर आप धर्म की बात करेंगे, अगर कावड़ लाएंगे तो आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। और अगर आप एमटेक बीटेक करने के बाद में कहीं परीक्षा देने जाओगे तो आपको फिर कोई सुविधा नहीं मिलेंगी और हो सकता है बदले में लाठियाँ भी मिलें। तो ये मैं कई फील्ड में काम कर रहा हूँ कि वहाँ से बच्चे आएँ तो किस तरीके से उनको गाइड करें, और जो लोग नौकरी पा जा रहे हैं वो शहरों की तरफ बढ़ें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करिए और शहरों की तरफ बढ़िए। और दुर्भाग्य रहा कि जो 1950 में संविधान लागू हुआ तो लोग पढ़ना शुरू किए। 1975 भाई 20-25 साल लग ही जाता है। पहली पीढ़ी को 20 साल 15-20 साल तो लगे। फिर वो नौकरी जब पाया तो 2 पीढ़ी पलट करके, और हमारे पूर्वांचल में चमरौटी बोलते हैं। अच्छा। चमार जो अब बसता है उसको चमरौटी बोलते हैं। अच्छा। तो वो 2 पीढ़ी सोचा कि यार शहरों में कौन बसेगा, सब रिश्तेदार यहीं रहते हैं। फिर वो चमरौटी में जाके अपना आवास बनाया। और बाबा साहब ने क्या कहा था, शहरों की तरफ बढ़िए, शहरों की तरफ बढ़िए, आप उच्च शिक्षा ग्रहण करिए और शहरों की तरफ बढ़िए। उल्टा काम किया, मतलब नौकरी से रिटायर होने के बाद फिर गाँव में चला गया। और तीसरी पीढ़ी को ये बात समझ में आ गई कि हमें चमरौटी में नहीं बसना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आपको डेवलप होना है तो कुछ भी छोड़ना पड़े, चाहे वो जाति, चाहे वो धर्म छोड़ना पड़े, चाहे जगह छोड़ना पड़े, आप छोड़ कर दीजिए डेवलप होने के लिए। तीसरी पीढ़ी जान तो गई, लेकिन तब तक तीसरी पीढ़ी के नौकरी के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसीलिए पूरा सेल, भेल, ONGC, NTPC, भारत पेट्रोलियम, BSNL, LIC, हवाई अड्डा, रेलवे, जितना नौकरियां लगती थी उन नौकरियों को इस प्लान के तहत ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि समाज तो चल चुका है। समाज चल चुका है। तो आपने फिर ये सोचा कि चलो हम कुछ समाज के लिए करते हैं। और फिर आपने अपने घरों में जिन बच्चों को रूम नहीं मिलते थे उनको रखना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। अभी तक लगभग कितने बच्चे आपके यहाँ रह करके कामयाब हुए हैं? देखिए, अभी तक ये प्रोग्राम था कि मैं कई कॉलेजों में रहा, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसमें मदद हमको बसपा की सरकारों से काफ़ी मिली है। और बहन जी का शानदार व्यक्तित्व रहा है। अब ये बात अलग है कि अब हर चीज़ का समय होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हैं। तो वहाँ से जो गर्मी मिली, जो प्रेरणा मिली, और जो लोगों में मनोबल बढ़ा, देखिए मनोबल का बहुत बड़ा रोल है। आदमी देखिए क्या होता है ना, जैसे आप सोच लीजिए कि कोई सामान्य बोलचाल की भाषा में भी पूर्वांचल में बोलता है तो कहता है कि अरे भाई इलाका बहुत सही है, यहाँ चोरी चमारी नहीं होती है। हाँ, मतलब वो भाषाओं में उनकी रोज की डेली वेज की जो भाषा है उसमें जाति गाली आ गई। कोई भैंस को भी 2 लाठी मारता है तो कहता है चमारिया कहीं का। मतलब उसको ये है कि जो है हर बात में चमार बिरादरी को रोज मनोबल डाउन किया जाए। तो ये बहन जी की सरकारों से जो महापुरुषों का जो जगह जगह विचारधाराओं को जो है मूर्तियों में पिरो के जो बहन जी ने किया है, उससे जो प्रेरणा मिली, गर्मी आई, समाज जागरूक हुआ। तो मैं भी लगा रहा उसमें। बहुजन सूर्य संग्राम करके हमारा चैनल चलता है, उसमें 100 से ज़्यादा गायक कलाकारों को, इन विचारों को गवा के पिक्चराइज किया और बसपा की रैलियों के थ्रू गया। और वो बच्चे फिर कन्वर्ट हुए, पढ़ाई के क्षेत्र में आए। तो कम से कम 1000 से ऊपर बच्चों को वहाँ से लोग आते हैं। मैं एडमिशन कराओ, कमरा दिलाओ, उनको पढ़वाओ, उनका मनोबल बढ़ाओ, उनकी समस्या सॉल्व करो। वो कहीं से भाई वो इंग्लिश मीडियम में सुनते ही वो एकदम निराश हो जाता है। फिर अर्थव्यवस्था अलग से खराब है कि 1 महीना 2 महीना झेला, तब तक पैसा खत्म होने लगता है। तो बच्चा वापस न चला जाए, उसको किसी तरह से उसका मनोबल बढ़ाना है। तो उसमें काफ़ी काम हुआ। इसमें एक कलेक्टिव था काम। हाँ, बहन जी के मतलब शासन का भी लाभ मिला और तमाम बसपा के कैडर के लोग, तब कैडराइज तो समर्पित हुआ करते थे। अब वो कैडर वाली बात भी नहीं रही। अब सब वो धन उगाही के चक्कर में मामला बिगड़ गया, उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन अब ये रहता है कि भाई एक काम करने की आवश्यकता है, एक समर्पण के साथ करने की आवश्यकता है। जितना डिवोशन होगा, मैं तो यहाँ तक बताता हूँ कि देखिए देश के अंदर 14 अखाड़े हैं नागा बाबाओं के, और सब अपने आप को बताते हैं ईश्वर से हमारी बातचीत होती है। आजीवन रहते हैं अपने मिशन को समर्पित। हम कपड़ा पहन के बुद्ध अम्बेडकर की बात नहीं कर पा रहे हैं, वो नंगे बदन कर रहे हैं। और नंगे बदन कर रहे हैं। तो जबकि जब केवल समर्पण का अंतर है, समझ लीजिए। तो समर्पण से काम करने की आवश्यकता है, लोग कर भी रहे हैं और समाज चल चुका है अब जो है। अब अच्छा, एक सवाल और रह गया कि आपने ये कैसे सोचा कि जो लोग हमारे समाज के आते हैं वो कॉलोनियों में बस जाते हैं, एक कॉलोनी में
दो चमारों के घर होते हैं तो फिर उनको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, तो अपने लोगों को एक जगह बसाया जाए, इकट्ठा करके बसाया जाए। तो आपने सोचा कि चमार बिरादरी के खासतर लोगों को शेड्यूल कास्ट में उनको एक प्लेटफॉर्म पर अपने हम ज़मीन देंगे और उनको बसाएंगे, ये दिमाग में कैसा आइडिया आया? एक्चुअली क्या है ना, देखिए हम लोग कास्टिज्म खुद बहुत झेले हैं। वो समझ लीजिए कि ये स्थिति है कि आपको पग पग पे झेलना पड़ता है। ये नहीं आपको बताएं, एक हमारे मित्र हैं MBBS MD है, तो जा करके अपने गांव में अस्पताल खोल दिए। तो एक आए सामान्य बिरादरी के, तो उनसे दवाई वाई भी लिए और बताए कि देखिए आपके बाबा हमारी हरवाही करते थे, हम बड़ी मदद करते थे उनकी। अब देखिए वहाँ से लेके आ रहे हैं, मतलब उसको MBBS MD करने के बाद ही बताया जा रहा है कि तेरा पुरखा जो था वो हमारे यहाँ मजदूरी करता था और हम बड़ी मदद करते थे, कर रहे थे। और फिर बाहर आके बताया कि अरे भाई वो फलाने के लड़का चमड़ा जो है डॉक्टर हो गया, दवाई वाई बहुत बढ़िया, दवा भी फ्री मिली है, लिखवाई भी फ्री मिली। तो वहाँ पे है कि चाहे जितना भी आप क्वालिफाइड हो जाइए, लेकिन आपको उसी चश्मे से देखा जाएगा। तो ये है कि जब हमारे दिमाग में आया कि रूट लेवल पे, जैसे हमारा मेन मोटिव क्या है कि कैसे ये पढ़ेंगे, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड में पढ़ेंगे। भाई गांव का माहौल देखिए पूरा तरीके से दारू में नहा रहा है। आप चले जाइए किसी चमरौठी में 6 से 9 एक शो चलता है जो दारू का ही शो होता है। जब पी के लोग चलते हैं, खरीदना बेचना शुरू कर देते हैं आपको। उसमें आप कौन से मीडियम में पढ़ा लेंगे? वो खुद अंग्रेजी में बोल रहा है। तो पहले जरूरी है कि कहीं कोई स्कूल में आप एडमिशन करा भी देंगे उधर, तो माहौल वैसा नहीं है, तो माहौल कैसे दे पाएंगे? किस तरीके से आप पढ़ा पाएंगे? न वहाँ ना कोचिंग की सुविधा है, न टीचर की सुविधा है, न वो बैठ के पढ़ने की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है। वो बच्चों से फाइट नहीं कर पाएगा आपके। और सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए चुनाव हर 6 महीने कोई न कोई चुनाव आ जाता है। तो दारू जो बंट रही है, तो ये फ्री में दारू बंटती है। तो 15 साल से ही प्रैक्टिकल शुरू हो जा रहा है। 15 साल का जो बच्चा शहर में रह करके इंग्लिश बोल रहा है, वो वहाँ पीने के बाद में इंग्लिश बोल रहा है, बोलेगा। तो ये है कि इनको हर तरीके से नष्ट करो। तो फिर आपने सोचा कि लोगों को शहरों में बसाया जाए उनके लिए? एकदम कि देखिए मेहनती समाज है, जो अभी 8 घंटा ईंटा ढो सकता है 45 डिग्री टेम्परेचर में, तो उसको शहर पकड़ा देंगे, सही दिशा दे देंगे, 4 घंटा भी पड़ेगा ना, और बच्चे निकल के आ भी रहे हैं। आप IAS का, नीट का, IIT का, JEE मेंस का रिजल्ट देख लीजिए। एकदम वो गरीब से गरीब परिवार का बच्चा आ रहा है, जो सोच नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना है, और वह जो है इंटरनेट से जुड़ चुका है। अब आप जगह जगह देखिए यूट्यूब पे क्लास भी मिल जा रही है उसको चैप्टर वाइज, इसका भी एक लाभ मिला है। तो अब वो चल चुका है, अब रोका नहीं जा सकता है। बस ये है कि रोकने वाले भी लाखों अरबों रुपया लगा के जुटे हुए हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग तो लगे रहते हैं भाई, आप तो जान जोखिम में डाल के आप लोग जो है पूरे देश में पत्रकारिता कर रहे हैं। तो हमारे लेवल से जो हो सकता है मैक्सिमम, और उसमें काफ़ी सहयोग भी हमको मिलता है। ये है साहब। चलिए, तो आप प्रोफेसर RV सिंह साहब थे, जैसा मैंने इनके परिचय में इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। मैं एक बात यहाँ जरूर कह सकता हूँ कि प्रोफेसर RV सिंह साहब जैसे लोग समाज में बहुत कम हैं जो इतना सोचते हैं। उन्होंने बताया कि 1000 से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने अभी तक अपने लेवल पर MTech BTech और अन्य डिग्रियाँ कराई हैं। जिन बच्चों को रहने की दिक्कतें थीं, अपने घर में रखा, फ्री में रखा, और अभी वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और उनकी पहली जो प्राथमिकता यही होती है कि अपने समाज के लोग गाँव देहात से आएँ और वो यहाँ आकर के बसें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की तरफ आएँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि वो जगह छोड़ दो जहाँ आपको इज्जत ना मिलती हो, वो धर्म छोड़ दो जहाँ आपको इज्जत नहीं मिलती हो, वो देश छोड़ दो जहाँ आपको इज्जत नहीं मिलती हो, वहाँ रहिए जहाँ आपको मान सम्मान और इज्जत मिलती हो। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ऐसे लोग जो बहुजन समाज को, शेड्यूल कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए इतनी नेक सोच के आधार पर आगे लगे हैं, ऐसे लोगों को भी कम से कम समाज के बीच में आए, ताकि आपको पता चल सके कि वो काम जो आप घरों में बैठ करके सोचते हैं, कुछ लोग धरा पे भी कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन मनोज अंतानी के साथ, लखनऊ।